शेयर आज की मेरी स्ट्रीम है चाइल्डहुड ट्रॉमा और मैं बड़े अरसे से इसके बारे में बात करना चाह रही थी। बेसिकली आज की स्ट्रीम मेरी बुक रिव्यू है व्हाट हैपेंड टू यू। ये किताब है चाइल्डहुड ट्रॉमा के बारे में और ये ओपरा विनफ्री और डॉक्टर ब्रूस पेरी के दरमियान बेसिकली एक डायलॉग पर मुश्तमिल है। डॉक्टर ब्रूस पेरी जो हैं वो चाइल्ड साइकेट्रिस्ट हैं और न्यूरो साइंटिस्ट हैं, उनकी काफ़ी रिसर्च है। और जब मैंने ये किताब पढ़ी तो मुझे ये काफ़ी अच्छी लगी और काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हुई चाइल्डहुड ट्रॉमा के बारे में। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप ये किताब ज़रूर पढ़ें अगर आप इंटरेस्टेड हैं चाइल्डहुड ट्रॉमा के बारे में जानने के बारे में। इसके अलावा एक और किताब है जो बहुत अच्छी है, मैं रेकमेंड करना चाहूँगी। द बॉडी कीप्स द स्कोर। ये किताब है बेसिल वैन डर कोल्क एमडी की और इसके बारे में काफ़ी डिटेल से इन्होंने चाइल्डहुड ट्रॉमा के बारे में डिस्कस किया है कि किस तरह जो चाइल्डहुड ट्रॉमा है वो हमारे जहन पे लाइफ लॉन्ग इम्प्रेशंस छोड़ता है और जो हम बिहेव कर रहे होते हैं जिस तरह से हमारी डे टू डे लाइफ में वो रिफ्लेक्टिव होता है हमारे जो हम चाइल्डहुड में जिन ट्रॉमा से गुजर चुके होते हैं, जिन हालात और वाक़यात से गुजर चुके होते हैं। मैं समझती हूँ कि जब हम ग्रो अप हो रहे थे तो हमारा जो सोसाइटी है, जो पाकिस्तानी सोसाइटी है, इंडियन और बांग्लादेशी, मेरे ख़्याल है इस बात से रिलेट करते होंगे कि हमारी जो सोसाइटी है वो इतनी चाइल्ड फ्रेंडली नहीं है और चाइल्डहुड जो ट्रॉमास बच्चों के नफ्सियात का इस तरह से ख्याल नहीं रखा जाता था। माँ बाप बच्चों के सामने लड़ाई कर रहे होते थे। हमें बचपन में शायद बहुत सारे बच्चों को बेड टाइम स्टोरीज भी सुनने को नहीं मिली या लोरियां सुनने को नहीं मिली या उनको उतना प्यार उस तरह से नहीं मिला, हगिंग नहीं मिली। माँ बाप की तरफ से काफ़ी डिसेंट मिला, हमें कंपैरिजन किया गया। इस तरह से बहुत सारे बच्चे हैं जो चाइल्डहुड में सेक्सुअल अब्यूज का शिकार हुए हैं और उसके बारे में उन्होंने कभी बात नहीं की क्योंकि सोसाइटी इतनी क्लोज माइंडेड थी। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो जब आप ग्रो अप हो रहे होते हैं तो आपके साथ होती हैं और आपको पता नहीं चलता क्योंकि आपका ब्रेन उस वक्त इस पोजीशन में नहीं होता कि आप उस चीज़ को कॉम्प्रीहेंड करें, उसको समझें, उसको अंडरस्टैंड करें और आपका जो बिहेवियर उसके नतीजे में आप उसको एनालाइज करें और फिर आप अपने आप को करेक्ट करें। तो हेलो तरकशील, थैंक यू। और तो आज चलिए हम शुरू करते हैं इस बुक के बारे में और अगर आपको मौका मिले तो आप ज़रूर पढ़िएगा। मैं दोबारा से दिखा रही हूँ इसका कवर। लेकिन शायद इसमें काफ़ी सारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी है तो इसलिए आपको समझ ना आए, तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको बहुत अच्छी तरह से इसको समझाऊँ। तो हर साल इस दुनिया में तकरीबन 130 मिलियन बच्चे पैदा होते हैं और कुछ बच्चों को तो बहुत अच्छी तरह से उनके पेरेंट्स वेलकम करते हैं, उनको बहुत उनकी एंटिसिपेशन होती है, उनका बड़ा बेचैनी से इंतज़ार हो रहा होता है, उनको बहुत ज़्यादा फैमिली रिश्तेदारों की तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है। लेकिन कुछ बच्चे जो पैदा होते हैं उनको आते ही रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है, यानी कि उनकी कोई एंटिसिपेशन नहीं थी या तो किसी बहुत यंग मदर का वो बच्चा हो गया था, जो टीन प्रेगनेंसीज हो जाती हैं और वो माँ भी मेंटली प्रिपेयर नहीं है। बहुत सारी माएँ मेंटली इस बात के लिए तैयार नहीं होती और बहुत सारे बाप भी इस बात के लिए तैयार नहीं होते। मैं इस बात की फेवर में हूँ कि हर इंसान इस काबिल नहीं होता कि वो माँ या बाप बने क्योंकि कैपेसिटीज़ हर इंसान की लिमिटेड होती है। मेरे ख़्याल में बिल्कुल इसका एक टेस्ट होना चाहिए कि कौन माँ बाप बनने के लायक है। कुछ लोग पॉवर्टी में यानी कि गुर्बत में जन्म लेते हैं और ज़ाहिरा गुर्बत में अगर किसी का जन्म हुआ है तो वो इतनी फेवरेबल कंडीशन नहीं है कि नए आने वाले बच्चे के लिए। कुछ बच्चे पैदा होते हैं जिनमें बहुत सारे बहन भाई ऑलरेडी होते हैं तो उनको उस तरह से अटेंशन नहीं मिलती जो कि पहले बच्चे को मिलती है। तो इस तरह से बहुत सारे बच्चे जो हैं पैदा होते ही वो रिजेक्शन का या दे वर नॉट वेलकम, तो इस तरह का उनको सामना होता है। सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगी और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपके ब्रेन में क्या चल रहा होता है। और इन आज की स्ट्रीम को सुनने के बाद हो सकता है कि आप दूसरे इंसानों को एम्पैथी से या हमदर्दी से देखें और अगर कोई शख्स आपके साथ बुरी तरह से पेश आ रहा है तो आप डीपर लेवल पे जाके सोचें कि इसके साथ
आखिर ये इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि हर इंसान जो भी रिएक्ट कर रहा है वो उसको बचपन की कोई ऐसे ज़ख्म है उसके ज़हन पे जिसकी वजह से आपके साथ ऐसे रिएक्ट कर रहा है। क्योंकि कभी-कभी होता है कि आप तो लोगों के साथ सही तरह पेश आ रहे होते हैं, लेकिन वो आपके प्यार को अंडरस्टैंड करने की उनमें सलाहियत नहीं होती। तो आज की स्ट्रीम के बाद आपको शायद समझ आए कि आखिर लोग इस तरह से क्यों करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके साथ स्क्रीन पे शेयर करती हूँ एक पिक्चर, जो कि अपसाइड ब्रेन की, इसको अपसाइड डाउन ट्रायंगल भी बोल सकते हैं, और इसके साथ में ह्यूमन ब्रेन, इसकी ब्रेन की पिक्चर है। तो ये है हमारा ब्रेन और ये है हमारा इसका क्रॉस सेक्शन है ब्रेन का। अगर आप सेब को बीच से काटें तो इस तरह से ये आपका ब्रेन है। अगर आप मेरे ब्रेन को इस तरीके से काटें बीच से, तो ये अंदर की साइड ब्रेन की ये आपको नजर आ रही है। ये है हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जो कि हायर फंक्शनिंग ब्रेन का पार्ट है। यहीं से आपके सारे डिसीजंस लिए जाते हैं, और ये हायर मोटर फंक्शन यानी कि स्केल्ड ब्रेन की जो एक्टिविटीज हैं उसका रिस्पॉन्सिबल है। इस एरिया में क्रिएटिविटी होती है, थिंकिंग होती है, लैंग्वेज डेवलप होती है, वैल्यूज हमारी सेट होती हैं जो कि हमारे कल्चर की हैं, टाइम की इसमें है, यानी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, आपकी जो भी मेमोरीज बन रही हैं आपके माजी की, आपके हाल की और आपके फ्यूचर की, वो सारी इस पोर्शन में स्टोर होती हैं। और उसके बाद होप, उम्मीद, मायूसी या डिसअपॉइंटमेंट, वो भी इसी एरिया, यही एरिया रिस्पॉन्सिबल है। तो अब आप समझे कि क्रिएटिविटी, अगर आपके ये ब्रेन के हिस्से में कोई डैमेज हो गया है, तो आप जो क्रिएटिविटी है यानी कि सिंगिंग, पेंटिंग या पोएट्री या मूवीज, आप उस किसी भी चीज को क्रिएट करने से आप कासिर होंगे। थिंकिंग यानी कि सोच, आपने किसी भी सोच को एनालाइज करना है, वो भी इस एरिया में ब्रेन के ये एक्टिविटी पाई जाएगी। उसके बाद आता है आपका लिम्बिक सिस्टम। अब ये जो डार्क पिंक एरिया में ये जो सी शेप, अपसाइड डाउन सी शेप एरिया नजर आ रहा है, इसको आप बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम। और लिम्बिक सिस्टम में है रिवॉर्ड, मेमोरी, बॉन्डिंग और इमोशंस। बेसिकली ये आपके सारे इमोशंस का रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि किसी ने आपको कॉम्प्लीमेंट दिया है और आपके ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होंगे क्योंकि आपका ब्रेन आपको रिवॉर्ड दे रहा है, आप खुश हो जाएंगे। तो खुशी का एहसास इस एरिया से जन्म लेता है। फिर मेमोरीज इस एरिया में स्टोर होती हैं। फिर बॉन्डिंग, जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं, प्यार, मोहब्बत, अपने साथियों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज के साथ, वो इस एरिया में होती है। और आपके सारे इमोशंस, खुशी, गम, डिप्रेशन, वो सारे इस एरिया से जन्म लेते हैं। उसके बाद है यहाँ पे आपको नजर आएगा डायनसेफलन, जो कि थैलेमस, ये जो थैलेमस का एरिया है, ये वाला एरिया है जो राउंडेड सा एरिया है, और हाइपोथैलेमस का, इसको डायनसेफलन बोलते हैं। और ये एरिया रिस्पॉन्सिबल है अराउजल, स्लीप, एपेटाइट और मूवमेंट, यानी कि भूख आपको लगती है, वो इस एरिया में सिग्नल्स जाते हैं। अराउजल आपका दिन रात का जागना, सोना, स्लीप यानी कि सर्केडियन रिदम को, ये बैलेंस, आपके जिस्म के रिदम को बैलेंस करता है। और मूवमेंट, आपका चलना फिरना, आपकी हरकत। और उसके बाद सबसे निचला हिस्सा आएगा ब्रेन स्टेम का। अब ये देख रहे हैं जो एक स्टेम की तरह, एक शाख की तरह ये इस हिस्सा जा रहा है, इसको ब्रेन स्टेम बोलते हैं। और ब्रेन स्टेम में 3 चीजें हैं, एक मेडुला ऑब्लोंगेटा है और एक पॉन्स है। ये जो एरिया थोड़ा सा राउंडेड सा है, ये नीचे का हिस्सा मेडुला है, एक बिल्कुल एक स्टॉक या शाख की तरह है, ये पॉन्स है। और फिर उसके बाद यहाँ पे मिड ब्रेन आता है। और ये एरिया इसको बेसिकली रेप्टिलियन ब्रेन भी बोलते हैं, यानी कि बहुत बेसिक इसका फंक्शन है। इसका बेसिक टेम्परेचर आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, टेम्परेचर, रेस्पिरेशन और इसकी जो बहुत बेसिक फंक्शन है इसका, और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी कि हार्ट बीट, ये इसका रिस्पॉन्सिबल है। हेलो, हाय ताशी। तो ये एरिया, इसको रेप्टिलियन ब्रेन बोलते हैं। तो जो जानवर, जो रेप्टाइल्स हैं, जिस तरह लिजर्ड है या दूसरे जो रेंगने वाले जानवर हैं, उनमें सिर्फ ये हिस्सा होता है, और ये एक बड़ा बेसिक सा फंक्शन है। इंसानों को जानवरों से जो चीज़ मुमताज़ करती है वो ये हायर फंक्शनिंग कॉर्टेक्स है। इसलिए जो इंसान बहुत ज़्यादा सोचता है, समझता है, उसको आप बोलते हैं कि ये शख्स बहुत सेरिब्रल है, यानी कि अपनी अकल से, सोच से काम लेता है। इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि हम समझें कि हमारे
कोई भी हम एक्शन करें तो हमारे ब्रेन का कौन सा हिस्सा लाइट अप हो रहा है और किस हिस्से में सबसे ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है। अब हम आते हैं, इस पिक्चर को मैं रिमूव करूं। ऑलराइट, अब हम आते हैं जब बच्चा माँ के पेट में होता है। जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो बहुत एक एक्सप्लोजन होती है न्यूरॉन्स की। तकरीबन 20,000 न्यूरॉन्स पर सेकेंड उसमें बन रहे होते हैं, और बाय द टाइम एक बच्चा पैदा होता है तो 86 बिलियन न्यूरॉन्स ऑलरेडी बन चुके होते हैं। मैं बता रही थी कि 20,000 पर सेकेंड न्यूरॉन्स जब बच्चे के माँ के पेट में बनते हैं, और अडल्ट्स के सिर्फ 700 न्यूरॉन्स हैं। मैं आपको न्यूरॉन्स की शक्ल भी दिखा दूं, ताकि क्योंकि हमने इसके बारे में बात करनी है और मैं ये एज्यूम नहीं करना चाहती कि आप सब लोगों को पता होगा कि न्यूरॉन्स क्या हैं। लेट मी शेयर द स्क्रीन वन मोर टाइम। ऑलराइट, तो ये है एक न्यूरॉन। इसमें आपको मैं बता दूं ये न्यूरोनल सेल है, और इसकी मैं बात करी थी कि बाय द टाइम एक बच्चा पैदा होता है तो तकरीबन 86 बिलियन न्यूरॉन्स, और ये एक सेल, इसकी ये सेल बॉडी है, ये इसकी एक्सॉन है, और फिर ये सिनेप्टिक टर्मिनल्स हैं। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से, यानी कि इसका हेड अगले न्यूरॉन के इस चीज से कनेक्ट होगा, और ये कनेक्शंस मिलते हैं, और ये 86 बिलियन कनेक्शंस, बेसिकली आपका ब्रेन इस चीज का बना हुआ है, इस तरह के न्यूरोनल सेल्स का। और जब भी कोई स्ट्रोक होता है तो बेसिकली इन न्यूरॉन सेल्स की डेथ होती है, और एक एडल्ट के जिस्म में 700 न्यूरॉन्स पर सेकंड बन रहे होते हैं, जबकि ऑलराइट, तो 86 बिलियन न्यूरॉन्स आपके बच्चे के जिस्म में बन रहे होते हैं बाय द टाइम ही इज बोर्न। तो माँ के पेट से ही बच्चा एक्टिविटी को डिटेक्ट करना शुरू हो जाता है। हम इंसान जो हैं, हम रिदम ओरिएंटेड हमारे माइंड्स हैं, यानी कि हमें रिदम पसंद है। हमारी लाइफ में हमें बैलेंस और एक तरह की एक हार्मनी पसंद है, और माँ के पेट से बच्चा डिटेक्ट करता है, माँ के हार्ट रेट से, माँ के ब्रीदिंग पैटर्न से, माँ की मूवमेंट से बच्चा उस रिदम को डिटेक्ट करता है। अगर इस दौरान, अपनी प्रेगनेंसी के दौरान, माँ ड्रग्स में, अल्कोहल में या स्मोकिंग कर रही है, या माँ डिप्रेशन का, ट्रॉमा का, एंजाइटी का शिकार है, तो इस बच्चे के ब्रेन की डेवलपमेंट में असर पड़ेगा। तो माँ के पेट से ही बच्चे की डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। और जब ये बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही, क्योंकि आपके पास अभी बहुत बेसिक ब्रेन का निचला हिस्सा है, जिसे आप रेप्टिलियन ब्रेन कहते हैं, जो मैं बता रही थी, जो शाख है निचली, सिर्फ अभी वो डेवलप होती है। ब्रेन की डेवलपमेंट नीचे से ऊपर की तरफ होती है, यानी कि डाउनवर्ड से ऊपर की तरफ होती है। तो जब बच्चा पैदा होता है तो उसके पास सिर्फ बेसिक फंक्शंस होते हैं, यानी कि बेसिक एहसास होता है, जिस तरह से देखने का, छूने का, टच का, महसूस करने का, और हियरिंग का, विजन का। और इन एहसासात, बेसिक फंक्शन से बच्चा जो है अपने इर्द गिर्द की सराउंडिंग की मेक सेंस करता है। वो कहता है कि मेरे इर्द गिर्द की सराउंडिंग सेफ है कि नहीं। जिस तरह बच्चा जब रो रहा होता है और माँ उसको उठा के चुप कराती है और उसको पैट करती है, तो आप बेसिकली, बच्चा जब रो रहा होता है तो वो उसका डिसरेगुलेटेड होता है, उसका कोर रेगुलेटरी नेटवर्क। इस चीज को आप याद रखें कि हमारे जिस्म में, हमारे ब्रेन में एक कोर रेगुलेटरी नेटवर्क है जो हमारे ब्रेन को रेगुलेट करता है। बेसिकली एक तरह से ये हमारा थर्मोस्टेट है, जो कि हमारे ब्रेन के फंक्शन को एक लेवल पे रखता है। जब बच्चा रो रहा होता है तो वो इधर हो जाता है, और माँ उसको पैट करती है, उसको रिदम करती है, उसको एहसास दिलाती है कि मैं इधर ही हूँ, और बच्चे को सुकून देती है, और बच्चे का जो रेगुलेशन है वो वापस इधर आ जाता है। अब आप ये देखें कि कोई बच्चा ऐसा है जो कि रो रहा है और उसको कोई भी चुप करवाने वाला नहीं है, तो उसका ब्रेन का जो रेगुलेशन है वो वापस नॉर्मल पे नहीं आएगी। उसका जो कोर रेगुलेटरी नेटवर्क है वो डिसरेगुलेटेड ही रहेगा। और जब आप बच्चे को फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे छोटा छोटा डिसरेगुलेशंस होते हैं, और ये एक नॉर्मल पार्ट है ग्रोथ का, कि बच्चे को भूख लगी, वो रोया और उसको दूध दे दिया, तो वो दोबारा से अपने रिदम में, बैलेंस में आ गया। लेकिन अगर आप उसको नहीं चुप कराते हैं, या उसको निगलेक्ट का शिकार है, या अब्यूज का शिकार है, उसके आगे लोग सब चीख चिल्ला रहे हैं, तो उसका जो ब्रेन का रेगुलेटरी नेटवर्क है वो हम कभी भी रेगुलेशन
बीच में नहीं आएगा, अपने सेंटर पॉइंट पे नहीं आएगा और ये बच्चा डिसरेगुलेटेड रहेगा। और अगर आप किसी को फ्रीक्वेंट इंटरवल पे छोटे छोटे डोजेज में आप उसको छोटा छोटा स्ट्रेस देते हैं, जिस तरह के भूख लगी, ये एक स्ट्रेस है छोटे बच्चे के लिए, प्यास लगी या उसके डायपर चेंज करना है, छोटे छोटे स्ट्रेसेस हैं जिसको देते हैं और कोई उसको रिलीव कर देता है तो बच्चा दोबारा से अपने रिदम में आ जाता है। लेकिन अगर कोई इसको नहीं करा तो वो हमेशा डिसरेगुलेटेड रहेगा और उसका जो ब्रेन है वो सेंसिटाइज हो जाएगा, यानी कि वो हर वक्त अलर्ट पोजीशन में रहेगा कि क्या मैं खतरे में हूँ। तो इस तरह जब कोई बच्चा सेंसिटाइज्ड होता है तो उसको हाइपर विजिलेंट रहता है। तो इस तरह बहुत सारे बच्चों को हाइपर some of the comments I'm not understanding, and famously I go to unpunished to ask question the top physics. All right, nice. तो बच्चा हाइपर विजिलेंट हो जाता है और इस तरह से बहुत सारे बच्चों को, क्योंकि हम लोग ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड नहीं है तो हम उनको अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव करार दे देते हैं, जो कि बच्चों को ऐसे नहीं कहना चाहिए क्योंकि वो हाइपर विजिलेंट है, क्योंकि उनके घर में शायद ऐसा माहौल है कि उनको किसी ने बैलेंस में कोई नहीं लाया। तो इस तरह से बच्चे का साइट, स्मेल, टेस्ट, टच, उसके जरिए वो अपनी सेंस बाहर की दुनिया का अंदाजा लगाते हैं और उसके बाद ब्रेन के अंदर का रेगुलेटरी इंट्रोस्पेक्शन, जिसमें आप अपने ब्रेन खुद से इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और इन चीज़ों को रेगुलेट करता है। अब ब्रेन के 3 पाथवेज हैं। एक पाथवे है जो कि स्ट्रेस का रिस्पॉन्सिबल है, एक पाथवे है जो कि लोगों के साथ एसोसिएशन का और फैमिली की मोहब्बत का और इस कंडीशनिंग का रिस्पॉन्सिबल है, और तीसरा पाथवे है जो रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिवेशन है। बच्चे को स्ट्रेस मिला, उसको किसी ने रेगुलेट किया, उस शख्स के साथ उसकी बॉन्डिंग बढ़ी और ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम उस हैप्पीनेस हार्मोन्स रिलीज करता है, जिसके बाद बच्चा हैप्पी हो जाता है और ये सारा सिस्टम आपके ब्रेन में चल रहा होता है। अब मैं आपके साथ एक और फोटो शेयर करूंगी जिससे आपको समझ आएगी कि मैं क्या कह रही हूँ। ये है स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम। ऑलराइट, तो आप बच्चे को पैटर्न ऑफ स्ट्रेस, अगर स्ट्रेस प्रिडिक्टेबल है, मॉडरेट है और कंट्रोल्ड है, लेट मी रिमूव दिस। ऑलराइट, अगर बच्चे का स्ट्रेस प्रिडिक्टेबल है, मॉडरेट है और कंट्रोल्ड है तो आप में टॉलरेंस पैदा होगी, आप में रेजिलियंस पैदा होगी, यानी कि आप जिस तरह एक क्लास से दूसरी क्लास में जाते हैं, मैथ या अलजेब्रा के आप क्वेश्चंस कर रहे होते हैं और आपको हार्ड लगते हैं, लेकिन ये एक प्रिडिक्टेबल, एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में आपकी एजुकेशन हो रही है, आपको आपके ब्रेन के एक्टिविटी के लेवल के मुताबिक आप पे कोर्सेज मुसल्लत किए जा रहे हैं, तो ये एक ऐसा स्ट्रेस नहीं है जो कि आप हैंडल ना कर सकें। तो इसके नतीजे में आप में रेजिलियंस पैदा होती है, आप में स्टेमिना या स्ट्रेंथ पैदा होती है कि आप अगले ग्रेड में जाते हैं। लेकिन अगर स्ट्रेस जो है वो अनप्रिडिक्टेबल होगा, यानी कि कोई किसी बच्चे का बाप अब्यूसिव है और बाहर से आता है, चीखता चिल्लाता है, ड्रंक होता है और आते ही बच्चों को मारना शुरू हो जाता है, बच्चा इस स्ट्रेस के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, ये अनप्रिडिक्टेबल स्ट्रेस है। उसके बाद किसी बच्चे की माँ है, वो उसके लिए अटेंशन नहीं करी, या फिर बच्चे की फैमिली में या बाहर कोई ऐसा शख्स है जिसको उस बच्चे को सेक्सुअली अब्यूज करता है, तो ये एक अनप्रिडिक्टेबल स्ट्रेस है। थैंक यू। ये अनप्रिडिक्टेबल स्ट्रेस है और ये एक्सट्रीम स्ट्रेस है, और अगर ये स्ट्रेस प्रोलॉन्ग टाइम पीरियड में रहे, यानी कि बच्चे का पूरा ग्रोथ ही ऐसे माहौल में हो रही है जिसमें बच्चे के लिए कोई भी कंफर्ट नहीं है या कोई भी फरार का रास्ता नहीं है, तो वो हाईली सेंसिटाइज हो जाएगा और ये शख्स बेसिकली, बच्चा जब भी बड़ा होगा तो ये एक अनफॉर्चुनेटली एक डिसफंक्शनल ह्यूमन बीइंग होगा, और ये डिसफंक्शनल उसका जो मेंटल स्टेटस है आपको अनफॉर्चुनेटली उसकी हर चीज़ में नज़र आएगा, उसके रवैये में नज़र आएगा, उसके फ्यूचर रिलेशनशिप्स में नज़र आएगा। इसलिए मैं ये समझती हूँ कि हमें बड़ा ज़रूरी है कि हम देखें कि जो लोग हमारे साथ किसी तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, हम थोड़ा सा एम्पैथी शो करें, बजाय ये कि हम ये देखें कि हर शख्स को, जो कैंसिल कल्चर है, हर शख्स को हम कैंसिल कर देते हैं कि नहीं ये शख्स ठीक नहीं है। आप गौर करें कि बहुत सारे लोग ऐसे
ट्रॉमास छुपा के फिर रहे हैं जिनको उन्होंने खुद भी शायद रिकंसाइल उनके साथ नहीं किया है। तो मैं चाहती हूँ कि लोगों के अंदर एम्पैथी पैदा हो। अच्छा, अब मैं आपको ये बता रही थी कि जब आपका स्ट्रेस, ब्रेन का स्ट्रेस सिस्टम एक्टिवेट या सेंसिटाइज होता है तो हमारा ब्रेन किस तरह से उसको हैंडल करता है। तो फाइट और फ्लाइट, ये टर्म डॉक्टर वॉकर डॉक्टर वॉकर कैनन ने 1915 में ये टर्म इंट्रोड्यूस कराई थी क्योंकि वो स्ट्रेस रिसर्च कर रहे थे। लेट मी रिमूव दिस, स्टॉप शेयरिंग स्क्रीन। ऑलराइट, तो वो स्ट्रेस रिसर्च कर रहे थे और उन्होंने कहा कि ब्रेन जो है दो तरीके से रिएक्ट करता है जब भी किसी बच्चे को ट्रॉमा या वो खतरे में हो। जब बच्चा, यानी कि उसको घर में तशद्दुद हो रहा है या सेक्सुअल अब्यूज हो रहा है या फिर उसकी माँ निगलेक्ट कर रही है, किसी भी तरह के निगलेक्ट का या बच्चा अब्यूज का शिकार हो, तो उसका ब्रेन दो तरह से रिएक्ट करेगा, फाइट और फ्लाइट। फाइट का मतलब है कि आप उस सिचुएशन से लड़ें, उसका मुकाबला करें। जिस तरह आप किसी रात के वक्त आप जा रहे हैं, पार्किंग लॉट में बहुत सारे लोग हैं, पार्किंग लॉट है और उसमें कोई शख्स गन लेकर आ जाता है और आप उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, तो आपका ब्रेन दो तरह से रिएक्ट करेगा। या तो आप उस सिचुएशन को फाइट करने के लिए तैयार होंगे, लेकिन अगर आपके पास कोई हथियार नहीं है तो आपका ब्रेन दूसरी रिस्पॉन्स पे स्विच करेगा, फ्लाइट, यानी कि उस जगह से भाग जाएं। तो अगर, क्योंकि बच्चे, छोटे बच्चे बहुत छोटे होते हैं, वो इस काबिल नहीं होते कि वो फाइट करें, और ना ही वो इस काबिल होते हैं कि वो इस सिचुएशन से एस्केप कर सकें। तो क्योंकि आप ना फाइट कर सकते हैं ना फ्लाइट कर सकते हैं, आप उस सिचुएशन से मुकाबला कर सकते हैं, ना आप उस घराने से, उस हाउस होल्ड से भाग सकते हैं। तो आपका ब्रेन एक तीसरी तरह का रिस्पॉन्स करता है, और ये आपको प्रोटेक्ट करने के लिए डिसोसिएशन का मतलब है कि आप बाहर की दुनिया से लाताल्लुकी इख्तियार करके इंट्रोवर्ट बन जाते हैं। अब फाइट और फ्लाइट में जो आपकी बॉडी के फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज हैं, वो ये है कि आपका धड़कन बढ़ जाती है, आपका ब्रीदिंग बढ़ जाती है, आप तेजी से सांस लेते हैं, आपको पसीना आता है, और आप एक तरह से पैनिक सिचुएशन में चले जाते हैं। जिस तरह पार्किंग लॉट में कोई शख्स आ गया गन लेके, तो आपके पसीने छूट जाते हैं, आपकी धड़कन बढ़ जाती है, और दूसरा है कि कुछ लोग फ्रीज हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, और ये दूसरी सिचुएशन है। इसमें बॉडी का रिस्पॉन्स ये होता है कि आपकी धड़कन कम हो जाती है, आप बिल्कुल एक ब्रेन नमिंग सिचुएशन में चले जाते हैं। तो इस सिचुएशन में बॉडी के, जब आप फाइट और फ्लाइट करते हैं तो जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो स्ट्रेस हार्मोन है, कोर्टिसोल है, और कोर्टिसोल की वजह से ये सारे रिस्पॉन्सेज होते हैं। और जब आप डिसोसिएट करते हैं, यानी कि मेंटली उस सिचुएशन से अपने आप को अलहदा कर लेते हैं और बिल्कुल चुप हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं ये बच्चा तो कुछ बोलता ही नहीं, ये बच्चा तो किसी से बात नहीं करता, तो वो अपने आप को डिसोसिएट कर चुका होता है। जब आप अपने आप को डिसोसिएट करते हैं तो जो हार्मोन्स आपके रिलीज होते हैं वो हैं एंडोर्फिन्स और एनकेफ्लिन्स। ये बॉडी के अपने ओपियोइड्स हैं, यानी कि बॉडी के अपने पेन किलर्स हैं। ये पेन किलर्स आपके ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं और आपको आराम पहुंचाते हैं, यानी कि आपको उस अनकंफर्टेबल डिस्ट्रेस पोजीशन में आपको रिलीफ देते हैं। यानी कि ये हमारे ब्रेन के सर्वाइवल मैकेनिज्म्स हैं कि हमने बहरहाल किसी ना किसी तरह हमने कोप करना है इस सिचुएशन से। अगर आप उससे लड़ नहीं सकते, उससे फाइट नहीं कर सकते, उस जगह से भाग नहीं सकते, तो आपका ब्रेन आपको प्रोटेक्ट करता है। कोप करने के लिए आपका ब्रेन आपको खुद ही से आराम पहुंचाता है। बहुत सारे बच्चे हैं जो बचपन में अपने आप को काटते हैं, यानी कि अपने छुरी से अपने आप को जख्म पहुंचाते हैं, और ये आपको समझने में आसानी होगी कि ये लोग क्यों करते हैं। और ये भी डिसोसिएटिव पैटर्न है। जब आप ये बच्चे अपने आप को जख्मी करते हैं चाकू से, तो बॉडी के यही ओपियोइड्स रिलीज होते हैं जिनको एंडोर्फिन्स और एनकेफ्लिन्स कहते हैं, और ये आपको बेसिकली रिलीफ पहुंचाते हैं। इसी तरह बहुत सारे लोग जो हैं वो इस तरह के स्ट्रेस को बर्दाश्त नहीं कर पाते और वो ड्रग्स का और अल्कोहल का सहारा लेते हैं। और ड्रग्स और अल्कोहल भी एक तरह से आपका कोपिंग मैकेनिज्म है कि आप बिल्कुल
अनसेफ, बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो जब आप ड्रग और अल्कोहल लेते हैं, तो आप यही करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने अपने आप को इमोशनली नम करें, आप अपने आप को उस ट्रॉमा से, क्योंकि आप डील नहीं कर सकते, तो आप अपने आप को डिसोसिएट कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग जो हैं, वो इतने इमोशनली स्ट्रांग नहीं होते कि वो ट्रॉमा से अपने आप को बचा सकें, तो वो ड्रग्स और अल्कोहल का शिकार हो जाते हैं। तो मैं आपको ये कह रही हूँ कि अगर कोई एडिक्ट है, अल्कोहलिक है, तो आप उनको जज ना करें। वो मे बी वो ट्रॉमास का इतने अरसे से शिकार हैं कि अब वो गिव अप कर चुके हैं, और उनके लिए ये होप है कि वो इस तरीके से इस सिचुएशन से अपने आप को निकालें। अब मैं आपको एक और पिक्चर दिखाती हूँ, जो कि आपको बड़ा मुझे ये पिक्चर बहुत पसंद आई है। ये डायग्राम है, आपको अंडरस्टैंडिंग में मदद मिलेगी कि क्या होता है हमारे साथ। लेट मी रिमूव दिस कमेंट्स। ऑलराइट, सो ये है आपके ब्रेन की स्टेट, और इसमें ये यहाँ पे बता रहे हैं कि आपके ब्रेन का कौन सा हिस्सा एक्टिव है। यहाँ पे बता रहे हैं कि आपका आपका अडॉप्टिव रिस्पॉन्स क्या है, और यहाँ पे बता रहा है कि आप कितने कॉग्निटिव यानी कि आप कितनी रैशनली थिंक कर रहे हैं। और ये फंक्शनल आईक्यू है, यानी कि फंक्शनल आईक्यू जिसमें आपकी बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है। जाहिर जिस तरह आपका दूसरा इंटेलिजेंट क्वोशंट है कि जितना ज्यादा होगा उतने ही बेहतरी तरीके से आप सिचुएशन को कंट्रोल करेंगे। तो अब आप ये देखते हैं कि अगर आप काम सिचुएशन में हैं, यानी कि आपके पास आप ट्रॉमा है, लेकिन आपने अपने जहन को काम रखा हुआ है, तो आपके ब्रेन का कॉर्टेक्स, जो कि मैं दिखाया था सबसे ऊपर का ब्रेन का हिस्सा, वो काम कर रहा है। और आपकी थिंकिंग जो है रिफ्लेक्टिव है, यानी कि आप पूरी अंडरस्टैंड कर रहे हैं उस सिचुएशन को, और उसके बाद आपकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी कि क्रिएटिव थिंकिंग है। आप उस मसले से क्रिएटिव तरीके से आप सोच रहे हैं कि मैंने इस मसले से कैसे निकलना है, और आप प्लान कर रहे हैं कि अगर ये अब्यूसिव सिचुएशन है या मैं इससे किस तरह निकलूं, तो आपके ब्रेन का जो हायर कॉर्टेक्स है वो काम कर रहा है, और आपका फंक्शनल क्वोशंट 120 से 100 तक का है। अब दूसरी सिचुएशन है अलर्ट सिचुएशन, जिसमें आप पूरी तरह अलर्ट हैं, आपको पता है आपके साथ ट्रॉमा या अब्यूज हो रहा है, और इस सिचुएशन में भी बेसिकली आपका वही सेरिब्रल कॉर्टेक्स ही काम कर रहा है। और इस सिचुएशन में आप फ्लॉक यानी कि आप भागने की पोजीशन में है, कि आपने प्लान किया कि मैंने बस इस सिचुएशन से भाग जाना है। यानी कि बहुत सारे बच्चे हैं जो घर से भागते हैं, तो उनके ब्रेन का ये वाला हिस्सा काम कर रहा है, कॉर्टेक्स। और आपकी थिंकिंग कॉन्क्रीट है, अभी भी आप अपने रैशनल थिंकिंग से काम कर रहे हैं कि आप अपने आप को बचाने के लिए सोच रहे हैं कि मैंने अपने सिचुएशन को अपने आप को सिचुएशन से कैसे बचाना है। और आपका फंक्शनल क्वोशंट अभी भी 110 से 90 है। अब तीसरा ब्रेन की स्टेट है अलार्म, जिसमें आप बहुत ज्यादा एक तरह से आप आपको खतरे के महसूस हो रहा है कि खतरा है। इसमें अब ब्रेन का वो जो सी शेप एरिया था, वो मैंने दिखाया था, वो काम कर रहा है। और अब आप जिस तरह आप जंगल में जा रहे हैं और आपके सामने शेर आ गया है, और आप शेर को देख के बिल्कुल आपका ब्रेन फ्रीज हो गया है, आप बिल्कुल सोचने समझने की सलाहियत से महरूम हो गए हैं। और अब सोचने समझने की सलाहियत से महरूम हो गए हैं, और अब आप वही करेंगे जो शेर आपको करेगा, यानी कि कंप्लाई। अब आप ना भाग सकते हैं ना आप कुछ कर सकते हैं, अब जो करना है वो शेर ने करना है। और इसमें आप बेसिकली आपके ब्रेन का जो इमोशन है, आप इसमें इमोशनल है, यानी कि आप डर महसूस करें, आप कुछ भी करने के काबिल नहीं, क्योंकि आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो हायर फंक्शन ब्रेन का जो हायर पोर्शन है, वही अगर जब तक काम कर रहा है, आप अपने आप को सिचुएशन से निकाल सकते हैं। जब आप लोअर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन पे मूव होते हैं, तो आप किसी भी तरीके से अपने आप को खतरे से बाहर नहीं निकाल सकते। अब चौथी ब्रेन की स्टेट है फियर। इसमें आप बिल्कुल पैनिक का खतरे का शिकार हो गए हैं, और इसमें अब डायनसेफ्रॉन यानी कि ब्रेन स्टेम आपका काम कर रहा है, जो कि लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन है, जिसको मैं रेप्टिलियन ब्रेन कर रही थी। और अब आप भागने की पोजीशन में, आप बिल्कुल भाग रहे हैं, शेर सामने और भाग रहे हैं, क्योंकि आपने कोई प्लानिंग नहीं की। ज़ाहिर है शेर भी आपके पीछे भागेगा, तो ये कोई अच्छी प्लानिंग नहीं है। और इसमें आपने अपने आप को बेसिकली डिसोसिएट कर लिया है। आप सोच नहीं रहे कि ये स्ट्रेटजी काम करेगी भी या नहीं, लेकिन आप बस उस जगह से भाग रहे हैं, और ये एक रिएक्टिव रिस्पॉन्स है, यानी कि आप सिर्फ एक रिएक्शन दे रहे हैं। आपने सोचा समझा नहीं है कि मेरे इस कॉन्सिक्वेंस का क्या नतीजा होगा। और आपका फंक्शनल क्वोशंट जो है 90 से 70 के दरमियान है।
अब चौथा है कि टेरर, आप बिल्कुल डर गए हैं, खौफ का शिकार हैं, और अब आप, ये भी वही है जिसमें आप फ्लाइट कर रहे हैं, हो सकता है आप फेंट हो जाएं, और ये रिफ्लेक्सिव थिंकिंग है, एक रिफ्लेक्सिव रिस्पॉन्स है कि आप, किसी ने आपको मारा और आप भाग गए या इस तरह से, तो ये इसमें आपका सबसे नीचे फंक्शनल क्वेश्चन जाता जा रहा है। अब आप देख रहे हैं कि जब तक आप अपने आप को काम रखेंगे किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, तो आप उस सिचुएशन से निकलने के काबिल होंगे, लेकिन जैसे ही आप उस सिचुएशन अपने जिस हायर फंक्शन से निचले ब्रेन के एरियाज में आएंगे, आप खौफ को अपने ऊपर तारी कर लेंगे, तो आप उस सिचुएशन से नहीं निकल सकते। तो ये थी चाइल्डहुड ट्रॉमा की। अब मैं आपको बताती हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो बचपन में सेक्सुअल अब्यूज का शिकार हैं। तो वो सेक्सुअल अब्यूज का शिकार हैं, तो वो अब बड़े होकर उनके लिए इंटीमेसी करना किसी के लिए मुश्किल, नामुमकिन हो जाता है। तो उनके लिए रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं, क्योंकि वो खतरा महसूस करते हैं। इसी तरह बहुत सारे लोग हैं जो अब्यूसिव रिलेशनशिप में होते हैं, और आप देखेंगे कि वो बार बार जब ऐसे पार्टनर्स की तरफ जाते हैं जो अब्यूसिव होते हैं, और आप एक पैटर्न आपको देखने में मिलेगा। इसकी वजह ये होती है कि हमारा जहन फेमिलियर की तरफ जाता है, क्योंकि हमें पता होता है कि इस फेमिलियर सिचुएशन से हम पहले भी गुजर चुके हैं, तो ये हमारे लिए कंफर्टेबल है, और हम उस फेमिलियर सिचुएशन की तरफ दोबारा जाते हैं। ना कि जिस तरह अगर कोई बच्चा है, उसको घर में बहुत तशद्दुद है, एनवायरनमेंट बहुत लाउड है, एक बाप है जो बार बार चीखता चिल्लाता रहता है, तो अगर आप ऐसे बच्चे को ले जाके एक पुरसुकून फैमिली में बिठा देंगे, तो वो बच्चा जो है बार बार टेम्पर टेंट्रम्स करेगा, यानी कि शोर मचाएगा, क्योंकि ये पुरसुकून माहौल उसको फेमिलियर नहीं लगता। वो ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश करेगा जो कि अनफेमिलियर होगा। और आप देखेंगे कि ऐसे बच्चों को भी लेबल कर दिया जाता है कि ये रूड हैं, बदतमीज हैं, लेकिन कोई अंडरस्टैंड नहीं करता कि वो असल में ट्रॉमाटाइज्ड हैं, और वो उसी तरह के माहौल को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर जब वो बच्चा टेम्पर टेंट्रम्स करता है, उसके बाद कोई भी शख्स उसको आकर मारता नहीं है, तो ये भी उसके लिए एक हैरतनाक बात होती है, और वो बार बार इस रवैये को बार बार करता है, और वो वही माहौल पैदा करने की कोशिश करता है। इसी तरह जब एक शख्स एक अब्यूसिव पार्टनर के साथ होता है बहुत अरसे तक, आप देखेंगे कि वो दोबारा उसी तरह का पार्टनर ढूंढने की कोशिश करता है, क्योंकि वही उसके लिए फेमिलियर होता है। इसी तरह से एक और चीज मैंने बतानी थी कि जब भी कोई शख्स इमोशनल आउटबर्स्ट कर रहा हो, यानी कि चीख चिल्ला रहा हो, तो और गुस्से में हो, तो आपको ये समझना चाहिए कि जो उसके ब्रेन का कोर रेगुलेटरी नेटवर्क है वो डिस्टर्ब्ड है। और अगर आप ऐसे शख्स को कहेंगे कि काम डाउन, तो वो शख्स काम डाउन नहीं होगा, क्योंकि वो अपने हायर कॉर्टेक्स से नहीं सोच रहा है, वो अपने ब्रेन के लोअर पार्ट से सोच रहा है। उस पर अगर आप ये कहेंगे कि ऐसे शख्स को कि आप काम डाउन हो जाए, तो उसको बिल्कुल समझ नहीं आएगी। तो ऐसी सिचुएशन में आपको ये करना चाहिए कि रिफ्लेक्टिव लिसनिंग, जो जो चीज़ें वो कह रहा है आप उसको दोहराएं बड़े पुरसुकून तरीके से, और उसको कहें कि हाँ मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कह रहे हो। तो इस तरीके से आप लोगों को काम डाउन कर सकते हैं। तो ये थी आज की स्ट्रीम जो मैंने चाइल्डहुड ट्रॉमा के बारे में करनी थी। अगर यहाँ पे आपके पास किसी के पास कोई क्वेश्चंस हैं, तो मैं यहाँ पे लिंक शेयर करती हूँ, और अगर आप में से किसी ने ज्वाइन करना है मुझे, तो यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं।